तो अब बात करते हैं हम लोग इकॉनमी क्या है। वैसे तो हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर एक कंप्लीट डेफिनेशन जैसे हम लोग देख लेते हैं। इकॉनमी एक ऐसा सिस्टम है जो कि इस चीज़ को एग्जामिन करता है कि जो एक्टिविटीज़ हमारे आसपास जो हो रही हैं और ऐसे प्रिंसिपल्स को एनालाइज करता है कि इकॉनमी में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एक तो वो हो कौन कौन सी रही हैं, विच एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन इन अ पर्टिकुलर कंट्री, या जिसको हम लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग कंट्री ना कह के इकोनॉमी कहेंगे कि एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, ब्राज़ीलियन इकोनॉमी, चाइनीज़ इकोनॉमी, जर्मन इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी हो, उसके अंदर किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अब एक्टिविटीज़ आप कहोगे किस तरीके से हो रही है, मतलब कहने का मतलब है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फिर टर्शरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और इकोनॉमी इस बात को एनालाइज करता है कि जो एक्टिविटीज़ एक पर्टिकुलर इकोनॉमी यानी कि एक पर्टिकुलर कंट्री में हो रही हैं, वो लोगों को क्या मीन्स टू वर्क एंड अर्न प्रोवाइड करवा पा रहा है, क्या लोग उन एक्टिविटीज़ में शामिल होकर अपनी इनकम अर्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और मेन बात इनकम की भी नहीं है, फिर लोगों के वर्क करने से क्या उस इकॉनमी की जीडीपी में इजाफा हो रहा है या फिर वो जीडीपी उस कंट्री की घट रही है। इन सारी चीज़ों को एनालाइज करना इकॉनमी की डोमेन में आता है। ठीक है, एसेंशियल एक्टिविटीज़ जो किसी भी इकॉनमी के अंदर होती हैं, जो कि जैसे यहाँ पर दे रखा था ना, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारे इर्द गिर्द, वो कौन सी एक्टिविटीज़ की बात हो रही है। इकोनॉमी में कोई भी चीज़ या तो प्रोड्यूस होगी प्रोड्यूसर्स के द्वारा, कंज्यूम होगी हाउस होल्ड के द्वारा यानी कि कंज्यूमर्स के द्वारा, और कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि पैसा क्रिएट होगा, और अल्टीमेटली ये पैसा हमें दिखता है इकोनॉमिक ग्रोथ की फॉर्म में, या जिसे हम लोग लेमैन लैंग्वेज के लिए अभी आप इतना समझ जाओ कि इस इकोनॉमिक ग्रोथ को कैलकुलेट करने का जो इंडिकेटर होता है दैट इज़ जीडीपी, कि जीडीपी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। अब एक कंसेप्ट था स्केर्सिटी, याद है कशिश, मैं बार बार पढ़ाता रहता था आशमा, अभी तक मैं इकोनॉमिक्स की क्लास में बताता हुआ आया हूँ कि इकोनॉमी की एक मेन समस्या ये है कि रिसोर्सेज आर स्कार्स इन नेचर बट ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड। याद है? ठीक है, स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है। स्केर्सिटी का सबसे पहला ये मतलब होता है कि देयर इज लिमिटेशन ऑफ सप्लाई एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, सर्विस के लिए। और इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए ये एक प्रकार से सेंट्रल इशू है या सेंट्रल प्रॉब्लम है कि हमें स्केर्सिटी को स्टडी करना ही पड़ जाता है। क्यों? किसी भी इकोनॉमी के अंदर ये देखा जाता है, ज़्यादातर इकोनॉमी के अंदर जो बड़ी बड़ी वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ हैं, कि पॉपुलेशन ग्रोथ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उन पॉपुलेशन ग्रोथ को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं दे आर वेरी मच लिमिटेड इन नेचर, यानी कि दे आर वेरी मच स्केर्स इन नेचर। अब हमें ये देखना होता है इकोनॉमिक्स के अंदर स्केर्सिटी की समस्या को हम लोग पढ़ते ही क्यों हैं। वो हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि एक चीज़ का हमें अंदाज़ा लग सके। क्या अंदाज़ा लग सके? कि इकोनॉमी के अंदर जो ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज तो हमेशा लिमिटेड ही रहेंगे, है ना। एक मैंने आपको एक बात बताई थी आशिमा कशिश, कि हर एक इकोनॉमी की एक रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है। रीजनरेटिव कैपेसिटी का मतलब समझते हो कि रिसोर्सेज किस कैपेसिटी से रीजनरेट हो सकते हैं और इंसान उनको खा कितनी इस रेट से रहा है या कंज्यूम किस रेट से कर रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए। एक फॉरेस्ट है, वहाँ पर अभी तक सिर्फ 1% रह रहा था, तो इतने बड़े फॉरेस्ट में वो 4 पेड़ काट के जो लकड़ियों से घर बना लेता था, वो घर, लकड़ियों से बना हुआ घर 3 से 4 साल आराम से चल जाता था। अब उस फॉरेस्ट रीजन में हुआ क्या, आबादी बढ़ने लगी, जनसंख्या बढ़ने लगी, लोग आ गए, एक की जगह 3 हो गए, और अब सर्दियों में वो लकड़ियाँ जलाते हैं, घर बनाते हैं हर 2 साल में, और लकड़ियों के और भी मतलब टूल्स वगैरह बनाते हैं एनिमल्स को हंट करने के लिए। तो अगर यहाँ पर फिर इसके बाद अगर आप ये मान लो कि ये 3 लोग रह रहे हैं, एक से शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे करके दे विल कन्वर्ट इनटू थाउजेंड्स, उसके बाद लैक्स, और फिर करोड़। यही तो हुआ है ना हर एक कंट्री, हर एक पूरे वर्ल्ड के साथ, यही हुआ है ना कशिश। पूरे अर्थ पे यही तो फिनोमेना देखने को मिलता है कि इंसान जब से शुरू हुए हैं प्री हिस्टोरिक एज से उनकी जनसंख्या बढ़ती चली गई है ना। लेकिन अर्थ में अब एक पौधा है, उसको ट्री बनने में लगभग 15 से 20 साल का समय लगता है, लेकिन क्या इंसान लकड़ी से कोई भी चीज़ को यूज़ करने के लिए 20 साल तक रुकता है क्या, बताओ? या एक पेड़ को काटता है तो 2 पेड़ लगाता है क्या हर कोई, बताओ? लगाए भी तो एक पौधे को पेड़ बनने में मैं कह रहा हूँ 20 साल का समय लगता है। अब आप समझ गए कि मेन समस्या इकोनॉमी की ये होती है कि स्कार्स रिसोर्सेज को, जो कि लिमिटेड सप्लाई के अंदर रिसोर्सेज हैं,
यहाँ पर देखना, मैं इसको बनाता हूँ ब्लू से। हमें इन लिमिटेड रिसोर्सेज को जनसंख्या के अंदर यानी कि पॉपुलेशन के अंदर किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है, यही किसी भी इकोनॉमी की एक सेंट्रल प्रॉब्लम या फिर आप मेन प्रॉब्लम कह सकते हो। जब भी आपसे कोई पूछे कि किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल या फिर मेन या कोर प्रॉब्लम, एक ही बात है वैसे तो तीनों वर्ड्स का, सेंट्रल, मेन या फिर किसी भी इकोनॉमी की कोर प्रॉब्लम है क्या, तो आप कहना कि स्केर्स रिसोर्सेज को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना कि उनकी ऑप्टिमम एफिशिएंसी निकल कर आए। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए किस प्रकार से रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ऑप्टिमम एफिशिएंसी के साथ, ताकि स्केर्स रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा जा सके अमंग्स द वेरी लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, या सोसाइटी का वेरी लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। दस, इकोनॉमी में मेन जो डिसीजन लिया जाता है वो ये लिया जाता है एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, ताकि इनका बेस्ट पॉसिबल यूज़ हो सके, लोग डिफरेंट चॉइसेस कर सके इन रिसोर्सेज को लेकर, और ये डिसीजन मेकिंग करी जा सके इकोनॉमी के अंदर कि भैया वो लिमिटेड रिसोर्स किसको किस प्रकार से बांटने हैं, हमें कौन सी सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी को उन रिसोर्सेज के फ़ायदे मिलने चाहिए। तो यहाँ पर दो चीज़ें और निकल कर आती हैं इकोनॉमी के अंदर, दो की रिलेटेड चीज़ें हम आने वाले चैप्टर में नेशनल इनकम वगैरह में देखेंगे इसको। एक प्राइस लेवल, कि जब रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है, किसी भी रिसोर्स का एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल होता है, और उन रिसोर्स के एलोकेशन की वजह से क्या रोज़गार पैदा हो पा रहा है किसी भी इकोनॉमी के अंदर कि नहीं हो पा रहा है। मतलब इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्राइस लेवल से किस प्रकार से रिलेटेड रहती है कि जब सभी लोग इकोनॉमी में अगर सभी लोग कमा रहे हैं तो एक ऑप्टिमम लेवल का प्राइस निकल कर आएगा। जैसे आपने एक चीज़ सीखी थी ना कशिश मेरे साथ, मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो उतना ही प्रोड्यूस करेंगे जितना मार्केट में डिमांड होती है कंज्यूमर्स की, तो अपने आप ही एक फेयर प्राइस निकल कर आएगा, है ना। पब्लिक इकोनॉमी के अंदर, या जिसको हम लोग कहें गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर, जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं नॉन मार्केट इकोनॉमी, इसके अंदर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है प्राइस लेवल को। और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर हम लोग दोनों सेक्टर्स यानी कि पीपीपी मॉडल, याद है कशिश, आशिमा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, उसको देखते हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि इकोनॉमी के अंदर प्राइस लेवल और एम्प्लॉयमेंट आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है। ये वाला पॉइंट मैं बाद में जस्टिफाई कर पाऊंगा, किसी और चैप्टर की बात है ये, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी में एजेंट्स कौन से होते हैं। हम लोग यहाँ पर वो जान रहे हैं ना अलग अलग कंसेप्ट को, कुछ ये छोटे छोटे कंसेप्ट बता रहा है बस आपको। इकोनॉमी के अंदर एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। इकोनॉमिक एजेंट्स का मतलब ये होता है, या फिर इकोनॉमी के एजेंट्स अगर आप कहो, ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए। तो भैया इकोनॉमी में कौन डिसीजन लेता है। अब आप कहोगे डिसीजन ही क्यों लिए जाते हैं। डिसीजन लिए जाते हैं इन द इकोनॉमी, याद है, प्रोडक्शन से रिलेटेड, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, याद है पहली क्लास। ये गवर्नमेंट डिसीजन हुए ना। अब इनको अगर नॉन मार्केट इकोनॉमी है तो सरकार लेगी। अगर प्राइसेस हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो जैसे हमारे देश के अंदर आरबीआई इंटरवीन करता है। आरबीआई की पॉलिसी को एक चीज़ याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ बता देता हूँ मैं वैसे। जैसे गवर्नमेंट लिखा हुआ है ना, और बैंक्स डिसीजन लेती है, और कंज्यूमर्स लेते हैं कि वो क्या परचेज करेंगे, क्या खाएंगे, ठीक है। पहले मैं पूरा बता देता हूँ, फिर एक बात बताता हूँ मैं। और वो ये डिसाइड करते हैं, गवर्नमेंट, बैंक्स, कंज्यूमर्स, या फिर ये इन सबको क्या कहा जा रहा है, इकोनॉमिक एजेंट्स। ये सारे लोग डिसाइड करते हैं कि किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, टैक्स रेट क्या होगा, और कंज्यूमर डिसाइड करते हैं कि उनको स्पेंड कितना करना है। इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करेगा, बैंक, जैसे आरबीआई। टैक्स रेट कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट। स्पेंडिंग कितना डिसाइड करना है, ये कौन डिसाइड करेगा, प्राइवेट हाउस होल्ड्स यानी कि हम, कंज्यूमर्स। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इकोनॉमी में कभी कभार आशिमा कशिश बड़ी तरीके की फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है। फ्लक्चुएशंस इन द सेंस, कभी कभार चीज़ें, नॉर्मल चीज़ों के दाम हद से ज़्यादा स्काई रॉकेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन। कभी कभार कौड़ियों के दाम हो जाते हैं किसी भी चीज़ के, जिसको हम लोग कहते हैं डिफ्लेशन। दोनों ही समस्या गंभीर समस्या हैं। नॉर्मल चीज़ों के दाम हद से ज़्यादा महंगे हो जाएं तो गरीब आदमी उनको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। रिच और पुअर का गैप और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फिर गरीब लोगों की ज़्यादातर जो तनख्वाह होती है वो बेसिक गुड्स को एक्सेस करने में निकल जाती है और उनकी सेविंग्स खत्म हो जाती है। डिफ्लेशन में क्या होता है,
सब लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी पावर आ जाती है, जिसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी पावर आने की वजह से सब लोग हर कोई गुड अफोर्ड कर पाता है। और लेकिन फिर दिक्कत ये आती है कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड होती है ना, जब हर कोई अफोर्ड कर पाएगा तो सबको वो रिसोर्सेज कैसे मिल जाएंगे। तो इस इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, या फिर मैं और भी आपको चीज़ें पढ़ाऊंगा, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट, टैक्स एक्सपेंडिचर, ये सब कुछ डिसाइड जो करता है ना, वो बेसिकली इकोनॉमी के अंदर ना ऐसा कहा जाता है कि दो मेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि इकोनॉमी के अंदर इस प्रकार के बवाल को, इस प्रकार के मतलब एक इकोनॉमिक ट्रेजेडीज होने से या फिर एक इकोनॉमिक डिप्रेशन होने से बचा सकते हैं। दो इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं वो? एक है गवर्नमेंट और दूसरा होता है सेंट्रल बैंक। ऐसा वैसा बैंक नहीं, देश का सेंट्रल बैंक। कशिश, हमारे देश में सेंट्रल बैंक का क्या नाम है? क्या कहते हैं हम लोग सेंट्रल बैंक को? एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है, कशिश आप ये पूछ रहे हो कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? जब प्राइस किसी भी चीज़ के बढ़ जाते हैं, नॉर्मल चीज़ों के, दूध, ब्रेड, बटर, पेस्ट, इन सब चीज़ों के, तेल कंघी के दाम जब बढ़ जाते हैं तो इन्फ्लेशन होती है वो सिचुएशन। जब इकोनॉमी में इन्हीं सब चीज़ों के दाम हद से ज़्यादा गिर जाते हैं उसको डिफ्लेशन कहते हैं। मैं ये बता रहा था दोनों ही चीज़ों के जो ये मतलब दोनों ही जो क्या कहेंगे इसको, इकोनॉमिक आउटकम जो होते हैं, मतलब इन्फ्लेशन की सिचुएशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन, दोनों ही इकोनॉमी के लिए खतरनाक होती है। क्योंकि जब प्राइस बहुत ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाएंगे कशिश, किसी भी चीज़ के, नॉर्मल चीज़ के, अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास तो उसको अफोर्ड कर लेगी, लेकिन गरीब लोगों की ज़्यादातर जो तनख्वाह होगी वो उन नॉर्मल गुड्स को एक्सेस करने में चली जाएगी, जिसकी वजह से उनकी सेविंग पूरी खत्म हो जाएगी। डिफ्लेशन के अंदर दिक्कत क्या होती है? जब चीज़ों के दाम हद से ज़्यादा गिर जाते हैं तो हर कोई उसे अफोर्ड कर पाएगा, लेकिन हर कोई अफोर्ड कर पाए इकोनॉमी के अंदर, ये भी तो खतरनाक बात है ना कशिश। सब लोगों के पास पैसा आ गया, सबके पास, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ डिफ्लेशन का, हर आदमी के पास 1 करोड़ रुपए हैं और उसे सिर्फ सिंपल 10 रुपये का चिप्स का पैकेट खरीदना है, 5 रुपये का पार्ले जी का बिस्किट खरीदना है। होगा क्या इसकी वजह से? ये है तो लिमिटेड नेचर के ना, है तो स्कार्स रिसोर्सेज ये सारे के सारे। इकोनॉमी के अंदर इतना कुछ थोड़ी ना है कि सबकी नीड्स मतलब सेटिस्फाई हो सके। तो इन सिचुएशंस को, मतलब ये तो एक बात बता रहा हूं मैं कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की समस्या को हल करने के लिए दो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस काम आते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर। या तो सरकार इंटरवीन करती है, इकोनॉमिक डिसीजंस ऐसे लेती है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर, डिफ्लेशनरी प्रेशर या इकोनॉमिक रिसेशन, कुछ भी होता है मतलब इकोनॉमी के अंदर कि चीज़ों के दाम हद से ज़्यादा ना बढ़े, हद से ज़्यादा ना गिरे, अमीर और गरीब का जो गैप है वो वाइड ना हो, वो नैरो हो। इसके लिए दो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक जो होते हैं वो रोल निभाते हैं। अब सेंट्रल बैंक का नाम बताओ कशिश। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? आशिमा, कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? नहीं, हर चीज़ का हेडक्वार्टर मैडम दिल्ली नहीं होता, मुंबई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में इसके अदर ब्रांचेस भी लोकेटेड है, ठीक है, वो ब्रांचेस हैं। हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन मुंबई। फिर मैं आपको ये बता रहा था, हाँ, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक डिसीजन लेते हैं। जब भी गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर डिसीजन लेती है, अब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेकर आएगी ना डिसीजन लेने के लिए, तो इसको हमेशा नाम दिया जाता है सरकार। जब भी इकोनॉमिक चीज़ों, मतलब इकोनॉमी के अंदर जब इंटरवीन करती है, तब उसको बोला जाता है, सरकार की जो पॉलिसी होती है उसको हम लोग कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। क्या कहते हैं कशिश? फिस्कल पॉलिसी। जब भी सेंट्रल बैंक कोई डिसीजन लेती है इकोनॉमी में किसी भी प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, उसको बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी। लोग यूपीएससी का एग्जाम तक क्लियर कर लेते हैं, उनको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाती है, उनको बहुत बात तक भी इसके बीच में डिफरेंस नहीं पता रहता है। मैंने इंटरेक्ट करा है कई लोगों से, उनको ये भी नहीं पता रहता कि एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में। आज आपने बहुत लेमन लैंग्वेज में इस चीज़ को सीख लिया
कि जब भी इकोनॉमी के अंदर सरकार कोई डिसीजन ले रही है दैट इज पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। सेंट्रल बैंक जब भी कोई डिसीजन ले रहा है दैट इज पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब आप मुझे खुद बता देना कशिश, एक एग्जांपल देता हूं, इकोनॉमिक सर्वे कौन रिलीज करता है, सरकार या फिर आरबीआई? गवर्नमेंट, है ना? क्या होगा इकोनॉमिक सर्वे में जितनी भी चीजें बोली जाती हैं? सरकार अगर एक आउटलाइन रख रही है कि आने वाले साल में हम ये योजना, ये, हाँ क्या कह रहे हो? हाँ, तो कौन सी पॉलिसी का पार्ट है अगर सरकार बोल रही है तो? ये सब फिस्कल पॉलिसी की मॉनेटरी पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी। आशमा आप मुझे बताओ, या कशिश आप भी बताने की कोशिश करना, बजट जो आता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं ना उसको, पता है ना? बजट निकल कर आता है 1 फरवरी को, पूरे साल का उसमें ये होता है, सरकार बताती है कि हम कहाँ कहाँ पैसा खर्च करेंगे, क्या करेंगे। बजट क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी की फिस्कल पॉलिसी? बजट को इंट्रोड्यूस कौन करता है? हु ब्रिंग्स आउट द बजट? कौन बजट निकालता है? गवर्नमेंट। तो किसका पार्ट है ये? फिस्कल पॉलिसी।